हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इसको नहीं किया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अपनी कॉपी निकालो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट इन सिंपलाइज वे बुक में देखोगे 2 पेज का है, कॉपी में उतारोगे तो बनेगा 4 से 5 पेज का। आज मैं आपको सिर्फ 1.5 पेज के अंदर पूरा का पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट अच्छे से समझा ही नहीं दूंगा, यही क्लास में लर्न भी करा दूंगा। बस आपको घर पे 2 से 3 बार और लिखना है, प्रैक्टिस करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पार्ट 3 तब तक मत देखना जब तक पार्ट 2 का फॉर्मेट कैश फ्लो का ना लर्न हो गया। पूरी जान इसमें ही डली है। फॉर्मेट आ गया तो समझ लो कैश फ्लो धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगा, और एग्जामिनेशन में 6 में से 6 नंबर पक्का मिलेंगे, जो 6 मार्क वाला क्वेश्चन होगा। बाकी एक ही नंबर के तो क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट नंबर 2। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के बेसिस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? 3। और हम सिलेबस के अंदर कौन सा मेथड पढ़ते हैं? इनडायरेक्ट मेथड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो इनडायरेक्ट मेथड है वो पढ़ेंगे और उसके फॉर्मेट को समझेंगे। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप इसको क्लास अच्छे से लर्न करना, राइट। और साथ में आज ये बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा जो पेपर में बहुत ज़्यादा चांस है आते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट को समझते हैं अच्छे से, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। देखो, कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आइटम यही रहता है। आई नो कंपनी की बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में नहीं बनता, वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, बट फॉर्मेट मत देखो, आइटम्स को समझो, ठीक है। तो सॉरी, कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट साइड ये क्लास चीज़ें रहती हैं। और कैश फ्लो के अंदर आप सबको पता है कि देयर आर 3 एक्टिविटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। 3 एक्टिविटी होती हैं, आप 4 समझ के चलो। देयर आर 4 एक्टिविटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो क्या क्या चीज़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट में होती हैं? तो सबसे पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग। और आज देखो तुम्हें फॉर्मेट कैसे मैं लर्न करा के भेजूंगा, 80% याद करा दूंगा, 20% घर पे रिपीट मारना है बस आपको। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग activities. So there are 3 activities in cash flow statement. The first one is operating, second one is investing, and third one is financing activity. और D जो होता है वो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा और फिर फॉर्मेट के चलते चलते ये लर्न हो जाएगा आपको। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते किसको है? जब आप बिजनेस को ऑपरेट करते हो तो डे टू डे बेसिस पे जो काम होते हैं उनको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और उनमें जो पैसा जा रहा है दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा आ रहा है, क्योंकि कैश फ्लो के अंदर कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही लिखा जाता है। कैश फ्लो मतलब आ रहा है, कैश यूज्ड मतलब पैसा जा रहा है, यूज हो गया मतलब जा रहा है। अगला कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी में, इक्विपमेंट में, अदर फिक्स असेट में, या कहीं प्रॉपर्टी में, किसी अदर जगह जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम, उससे जो पैसा आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर वो पैसा जा रहा है, नेगेटिव है, तो बोलते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, फाइनेंस मतलब शेयर, डिबेंचर्स, लोन। हमने उधार लिया है ना, बिजनेस पर्पस के लिए लोन लिया, या लोन की रीपेमेंट कर दिया, शेयर इशू कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिया, इनको रिडीम कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, लोन पे, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया है, या शेयर्स को डिविडेंड पे किया है। ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं? फाइनेंस के रिगार्डिंग। इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर फ्लो है तो प्लस, और यूज्ड है तो माइनस, है तो यूज्ड, प्लस है तो फ्लो। पैसा आ रहा है तो फ्लो, और माइनस है तो यूज्ड, यानी यूज्ड है तो माइनस, एक ही बात है। और लास्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जहां पे क्लास हम आंसर्स को मैच करते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है गलत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्लास इसके थ्रू आप मैच कर सकते हो कि आपका आंसर जो है वो सही है या नहीं है। जैसे बैलेंस शीट टैली हो जाती है तो आंसर्स को जनरली सही मान लिया जाता है, उसी तरीके से इसको हम पेंडिंग छोड़ते हैं, बाद में बात करेंगे। तो ये मेजर एक्टिविटी कैश फ्लो के अंदर 3 है। 3 मेजर एक्टिविटीज हम लिखते 4 अलग अलग हेड में, बट मेन जो एक्टिविटीज है, कल कोई पूछे देयर आर व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग,
फाइनेंसिंग। कितनी एक्टिविटी है? 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब क्या चीज ऑपरेटिंग में आएगी, क्या चीज इन्वेस्टिंग में आएगी, क्या चीज फाइनेंसिंग में आएगी, बैकएंड से समझते हैं, फिर चलेंगे फॉर्मेट पे। अक्सर टीचर गलती क्या कर बैठते हैं, उनको लगता है बच्चों को सब कुछ आता है, पर जनरली बच्चों को कुछ नहीं आ रहा होता है, तो वो सीधा सीधा फॉर्मेट पे चले जाते हैं, सीधा फॉर्मेट पे। और अभी 7-8 मिनट हो चुका है, मैं फॉर्मेट पे तो आया ही नहीं हूँ। मैं फॉर्मेट पे अभी तक भी नहीं आया, इसके 2-4 मिनट बाद आऊंगा फॉर्मेट पे, तो देखना तुम्हें फॉर्मेट कितना अच्छे से समझ आएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, यहाँ पे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को मिलाकर शेयर होल्डर्स फंड बोलते हो। नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, ध्यान से समझना, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है, ध्यान रखना। फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे देखो, जैसे क्या क्या आता है क्लास, सेल ऑफ फिक्स असेट, परचेज ऑफ फिक्स असेट, किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसका पार्ट है? इन्वेस्टमेंट का। इसके अलावा अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहां से इनकम आएगी। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो रेंट आएगा, समझ रहे हो बात को। और अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो हमारे पास डिविडेंड आएगा। तो इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारी चीजें किस एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। फिक्स असेट का परचेज सेल, इन्वेस्टमेंट का परचेज सेल, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, किस एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। यही फॉर्मेट है, देखो आपको याद हो गया था। ओके, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज इसके अंदर लिखी रहती है, दैट इज परचेज गुडविल। एक एक्स्ट्रा चीज इसके अंदर लिखी रहती है, दैट इज परचेज गुडविल। अगर आप किसी कंपनी की गुडविल को खरीद रहे हो ना, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। सर बेच रहे हैं तो नहीं, इन गुडविल को इन जनरल कभी नहीं बोलेंगे बेच रहे हैं, गुडविल राइट ऑफ होता है बस, हम बेचते नहीं है गुडविल को, ठीक है। तो गुडविल परचेज है, नाम थोड़ी बेचेंगे अपना, इन जनरल बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन में बताऊंगा एंड तक जब कैश फ्लो खत्म होगा। फिलहाल के लिए सिर्फ यहाँ एक ही चीज आएगी, परचेज गुडविल, या पेटेंट परचेज किया, गुडविल परचेज किया, वो भी हम इन्वेस्टिंग का पार्ट मानते हैं। कैश फ्लो में जब भी पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं इनफ्लो यानी कि प्लस, और जब भी पैसा जा रहा है उसको बोलते हैं आउटफ्लो यानी कि माइनस। तो यहाँ पे सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर मैं किसी चीज को बेचूंगा तो पैसा आएगा प्लस, परचेज करूंगा तो पैसा जाएगा माइनस, इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा तो पैसा आएगा प्लस, इन्वेस्टमेंट को खरीदूंगा तो पैसा जाएगा माइनस, गुडविल को परचेज करेंगे तो भी पैसा जाएगा माइनस, अगर आप गुडविल को भी परचेज करोगे तो पैसा जाएगा माइनस। ये बात अच्छे से समझ लेना, इस बात को अच्छे से ध्यान रख लेना। इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको प्लस, डिविडेंड मिलेगा तो प्लस। ये रिसीव्ड है, पेड नहीं है। कभी भी इन्वेस्टमेंट में पे नहीं करते भाई, मैंने अगर एफडी करी है तो मुझे ब्याज मिलेगा, मैं थोड़ी बैंक को लोन दूं, मैं थोड़ी कोई लोन लिया हूं जो बैंक को लौटाऊंगा, तो मुझे मिलेगा, रिसीव्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिक्स असेट का खरीदना बेचना, इन्वेस्टमेंट का खरीदना बेचना, इंटरेस्ट डिविडेंड कुछ मिल रहा है, इसके अलावा एक फालतू चीज है क्या? परचेज ऑफ गुडविल या पेटेंट। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरा का पूरा है। बताओ समझ आया, याद आया? अगर मैं सीधा उठा के लिखवाता ना तो नहीं याद होता आपको, बट अब आप समझ गए। अब दिमाग में कैसे स्टोर करें, अभी एक बार कॉपी में वीडियो पॉज करके या क्लास के बाद लिख लेना, और कल एक बार लिख लेना, और फिर एक हफ्ते बाद एक बार रिवाइज कर लेना। खुद से रिवीजन करा करो, पढ़ के भूलना नहीं होता, रिटेन करना होता है। आप कितना जो है पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता, कितना आप स्टोर कर रहे हो दिमाग में, रिटेन कितना कर रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। तो फिक्स assets और investments, these all are the part of, all activity relating to these two assets are the part of investing activities. Now, share capital, ध्यान रखना, शेयर कैपिटल और नॉन करेंट लायबिलिटी, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। एक्चुअली कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है ना, वो ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है उसके बारे में डेफिनेशन ही नहीं है वहां पे। ऑपरेटिंग में क्या आता है सर? जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं जाता वो ऑपरेटिंग में आता है। तो मुझे इन्वेस्टिंग का पता है, हाँ जी इन्वेस्टिंग में इतनी सी चीजें आती हैं, फाइनेंसिंग के अंदर इतनी सी चीजें आती है, इनको छोड़कर बाकी कोई भी चीज बचती है, करंट असेट, करंट लायबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब चीज कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो ये मैंने बनाया ही इसलिए ताकि एक सिंप्लीफाई मैनर में आपको समझा सकूं कि कौन सी चीज कौन सी एक्टिविटी में जाता है। क्योंकि यहाँ से भी एक एमसीक्यू आता है कि दीज एक ट्रांजेक्शन दे देगा, बोलेगा ये कौन सी एक्टिविटी है, विच टाइप ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। तो शेयर कैपिटल और नॉन करेंट लायबिलिटी, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज क्या आता है क्लास आपका?
फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। शेयर कैपिटल में क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स या रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। आपको पता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो रिडीम किए जाते हैं, इक्विटी को तो बायबैक किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो कि नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है ना, वो भी फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। लोन लिया, लोन लौटाया, लोन लिया लोन दिया नहीं है, ये रीपेड लोन है, लोन लौटाया है। अगर लोन लाइबिलिटी साइड है इसका मतलब वो लाइबिलिटी है, वो लिया होगा या उस लोन को लौटाया होगा। लोन अगर एसेट साइड है इसका मतलब वो लोन दिया होगा, राइट, वो लोन आपने ग्रांट किया है, एडवांस किया है, तो ये लाइबिलिटी साइड वाला लोन है। फाइनेंसिंग में ये चीजें आती हैं, तो ये लाइबिलिटी है, तो इसके अंदर आपने लोन लिया ही होगा, लोन टेकन ही होगा इसके अंदर। अगर यहाँ पे कोई लोन होता तो वो भी क्लास इसी के अंदर आता है, इन्वेस्टिंग के अंदर, लोन गिवन, ध्यान रखना, लिख लो लोन गिवन। अगर आपने लोन गिवन किया है, लोन ग्रांट किया है, लोन एडवांस्ड, तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। आपने किसी को लोन दिया तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इन जनरल होता नहीं है, लोन अगर जब भी सुनते हैं तो सोचते हैं वो लायबिलिटी का ही पार्ट होगा, राइट। तो लोन आपने लिया या लोन लौटा दिया, जो आपने लिया था वो लौटा दिया, लोन का बैलेंस कम हो गया, ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। शेयर, डिबेंचर, लोन, तीन चीज याद कर लो ना, अपनी कॉपी में साइड में लिख लो ना इन शॉर्ट के लिए, कि भाई जैसे मैं बोलता था, जब मैं पढ़ता था, सुनील याद रख, शेयर डिबेंचर लोन, शेयर डिबेंचर लोन, शेयर डिबेंचर लोन, ये किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का। क्यों, शेयर से फंड्स रेज करते हैं, डिबेंचर से फंड्स रेज करते हैं, लोन से भी फंड्स रेज करते हैं, तो इन तीनों से हम फंड्स को रेज करते हैं, तो इसीलिए फाइनेंस रेज का ऑप्शन है, तो फाइनेंसिंग का पार्ट है। ठीक है, लिखो इसको, लिखो, वीडियो पॉज करके, स्क्रीनशॉट लेके, कैसे भी, ठीक है। तो इश्यू ऑफ शेयर, अगर हम शेयर इशू करेंगे, जनता को शेयर देंगे और बदले में पैसा लेंगे, तो किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का। रिडीम करेंगे तो उनके शेयर्स का पैसा उनको लौटा देंगे, वो भी किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का, बट माइनस होगा। लोन लिया है, पैसा आया है, लोन लौटाया है, पैसा गया है, फाइनेंसिंग का पार्ट है। अब अगर हमने लोन लिया है तो हम लोन पे इंटरेस्ट पेड करेंगे, तो इंटरेस्ट पेड क्या होगा, माइनस होगा। अगर हमने पब्लिक को शेयर इशू किया हुआ है तो हम उनको डिविडेंड पे करेंगे, तो डिविडेंड पेड क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पे हाईलाइट क्यों किया है कि इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग है, जबकि इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग है। मिल रहा है, मिलता किस पे है, इन्वेस्टमेंट पे, इसीलिए इन्वेस्टिंग है। देते किस पे है, लाइबिलिटीज पे, इसीलिए फाइनेंसिंग है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है इंटरेस्ट रिसीव, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, इसीलिए इन्वेस्टिंग है। और लोन पे होता है, इसीलिए डिबेंचर में पे होता है, उससे रिलेटेड है, इसीलिए ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन बैंक ऑफ द, अब देखो जैसे यहाँ पे एक खास चीज थी अलग से, गुडविल पेटेंट, उसी तरीके से यहाँ पे एक खास चीज है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, बैंक का नेगेटिव बैलेंस। मेरे बैंक में 50 लाख का बैलेंस था, मैंने 70 लाख का चेक काट दिया, बैंक ने मेरी इज्जत रखने के लिए उस चेक को बाउंस नहीं किया और मेरा बैलेंस माइनस का 20 लाख दिखा दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस। क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, यानी बैंक का नेगेटिव बैलेंस। आपको लग रहा होगा सर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, चेक बाउंस हो जाता है, हाँ ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर मैं बैंक को पहले से अश्योरेंस दे दूं कि भाई तुम 50 लाख नेगेटिव तक दिखा सकते हो मेरा बैलेंस, मैं तुम्हें अलग से 50 लाख का डीडी दे रहा हूँ, 50 लाख का असेट गिरवी रख रहा हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरा चेक बाउंस मत करना, 50 लाख तक माइनस कर देना बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भर दूंगा, और मैं पहले से सिक्योरिटी दे देता हूँ बैंक को, तो बैंक भी सिक्योर है, तो बैंक नेगेटिव कर सकता है। मैं इसको पेमेंट नहीं करूंगा तो बैंक मेरी मॉर्गेज को, सिक्योरिटी को बेच के वो पैसा रिकवर कर लेगा, तो बैंक सेफ है। और बिजनेस में ऐसा होता है। तो अगर ये बैंक ओवरड्राफ्ट का, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो पैसा, इसका मतलब एक तरीके से इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। और बैंक ओवरड्राफ्ट घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो पैसा आउटफ्लो। और बैंक ओवरड्राफ्ट किस एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन सी चीज इन्वेस्टिंग में आती है, कौन सी चीज फाइनेंसिंग में आती है, जो यहाँ कहीं नहीं आती वो ऑपरेटिंग में आती है। तो यह जो चीजें बताई, ये आपका मैंने बेसिक स्ट्रॉन्ग किया, बेस स्ट्रॉन्ग किया। अब चलते हैं कैश फ्लो के फॉर्मेट के ऊपर और अच्छे से कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट समझते हैं। ठीक है, तो अपनी कॉपी में एक साथ बना लेना, यहाँ पे एक साथ दिखा नहीं सकता, बहुत छोटा हो जाएगा, दिखेगा नहीं, तो मैंने अलग अलग पेज में दिखाया, बट आप घर पे जरूर बनाना इसको। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट है, जो भी कंपनी का नाम होगा उस कंपनी का नाम यहाँ लिखेंगे और ईयर डालेंगे, ईयर के एंड में। 3 एक्टिविटी है, तो पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और अमाउंट। यहाँ डिटेल लिखेंगे और टोटलिंग करके अमाउंट को बाहर लिखेंगे। क्या ए एक्टिविटी, ए ही बड़ा है बस, ये बी एक्टिविटी, ए के बाद ये बी एक्टिविटी,
और फिर ये सी एक्टिविटी, फिर ये डी एक्टिविटी। तो अपनी कॉपी में ऐसे बनाना है आपको। देखो ये पूरा मान लो आपका 1.5 पेज में बनेगा। आई एम सॉरी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करीब 17-18 लाइन छोड़ देना। बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करीब 7-8 लाइन छोड़ देना। सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहाँ भी 7-8 लाइन। फिर डी में सिर्फ 3-4 लाइन छोड़ना है आपको, लास्ट है वैसे भी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पहले लिखो मत, पहले समझो अच्छे से तसल्ली से, फिर आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। तो ये 4 तरीका है। कैश फ्लो बहुत स्कोरिंग चैप्टर में बोलता हूँ, अपने बच्चों को बोलता हूँ, ये हमारा एक मतलब कि एक कॉम्पिटिटिव एज है हमारा। कैश फ्लो बहुत अच्छे से हो जाता है कि बच्चों के 6 नंबर आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है, मतलब बुक में जो दिए हैं उससे भी आसान क्वेश्चन। तो मैं इसको बहुत बेसिक अच्छे से करवा रहा हूँ। प्लीज़ अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करना, ठीक है। अच्छा लगे तो मुझे अप्रिशिएट करेंगे, लाइक जरूर करना, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इस तरीके से। तो पहले हम लोग ना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग खत्म करते हैं, फिर हमारे पास ऑपरेटिंग बचेगा। इसमें कुछ नहीं होता, 3 लाइन का होता है। ये मेन है, यहाँ थोड़ी देखो मेहनत आपको घर पे करनी है, और वो भी मैं तुम्हें निमोनी कोड से याद करा दूंगा। एंड तक देखना वीडियो, बहुत मजा आएगा। और तुम कैश फ्लो किसी और को पढ़ा दोगे तो मैं ऐसा पढ़ा के भेजूंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो इन्वेस्टिंग यहाँ से शुरू है, देखो ऐड करेंगे क्या, सेल ऑफ फिक्स एसेट या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और एक और चीज ऐड करेंगे, इंटरेस्ट मिला, रेंट मिला या डिविडेंड मिला। माइनस क्या करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर गुडविल परचेज और पेटेंट परचेज। बस ये 1 2 3 4 ये 2 चीजें माइनस, ये 2 चीजें क्लास क्या होंगी, प्लस होंगी। और लास्ट में जो आएगा इन चारों को प्लस माइनस करके आप यह लिखोगे। अगर आपने फिक्स एसेट को सेल किया यहाँ, है ना, परचेज, और ये यहाँ प्लस का आइटम हो गया, ये माइनस का, ये माइनस का, टोटलिंग जो भी बनेगी वो टोटलिंग यहाँ लिख दोगे। और ये जो फिगर आएगा, ये जो फिगर आएगा इसको हम लोग बोलेंगे नेट कैश फ्लो। अगर आंसर ये प्लस का आ रहा है 5 लाख तो लिखेंगे फ्लो फ्रॉम, क्या लिखेंगे, फ्लो फ्रॉम। और माइनस का आया तो क्या लिखेंगे, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर ये सब कुछ टोटल करने के बाद, इन चारों को टोटल करने के बाद ये फिगर प्लस में है, बड़ी है, प्लस में है, तो फ्लो फ्रॉम, और माइनस में है तो यूज्ड इन। मुझे बताओ इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट याद हो गया, आप इसे ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल ऑफ फिक्स एसेट प्लस परचेज ऑफ फिक्स एसेट माइनस, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस, गुडविल परचेज माइनस, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव प्लस, खत्म। ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग। अच्छा एक चीज और है, बहुत बेसिक सी चीज है, कुछ बच्चों को ये भी नहीं आता, तो मैं बता देता हूं। ये है आपका प्रीवियस ईयर और ये है आपका करंट ईयर। ये पिछले साल की बैलेंस शीट के फिगर्स हैं, ये इस साल की बैलेंस शीट के फिगर्स हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा गुडविल पहले था 5 लाख और अभी कितना हो गया 7 लाख। तो पहले 5 लाख की गुडविल थी पिछले साल के एंड में, इस साल के एंड तक 7 लाख की गुडविल है। इसका मतलब आपने इस साल जो गुडविल खरीदी है वो 2 लाख की है। तो ये चीज देखो आपको करंट से प्रीवियस ईयर माइनस करके पता चल जाएगा भैया पहले। लेकिन आप समझना, टीचर्स मैंने कई बार देखा सी वाई माइनस पी वाई करंट में से प्रीवियस, नहीं बेटा करंट में से प्रीवियस में ना कंफ्यूजन रहेगा। अब समझना भाई पहले 5 लाख का था, अब 7 लाख का, 2 लाख खरीदा ना। पहले मेरे पे 5 गाड़ियां थी, अब मेरे पे 7 गाड़ियां हैं, तो मैंने 2 गाड़ी और खरीदी होगी ना साल के बीच में, जाहिर सी बात है, ठीक है। और सर मजा आ गया, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहले 5 लाख थी, अब 7 लाख है, तो 2 लाख का मैंने गुडविल क्या किया है क्लास, परचेज किया है। तो 2 लाख का गुडविल क्या हो गया, परचेज हो गया, ठीक है। तो चलो इन्वेस्टिंग तो आपको याद हो गया, अब चलते हैं क्लास फाइनेंसिंग के अंदर। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऐड क्या करेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, लोन टेकन। ये सारी चीजें, आपने लोन लिया है, ठीक है, शेयर इशू किया है, डिबेंचर इशू किया है, ये सब प्लस होगा। अब शेयर्स इशू किया है, कैसे पहचानोगे आप, कैसे समझोगे, जैसे यहां लिखता हूं मैं शेयर कैपिटल, ठीक है भाई। ये है करंट ईयर, ये है प्रीवियस ईयर। पिछले साल शेयर कैपिटल 5 लाख का था, इस साल 8 लाख का है, तो कितना इशू किया, 3 लाख। पहले शेयर कैपिटल हमारी लायबिलिटी 5 लाख की थी, इस साल आपकी लायबिलिटी 8 लाख, इस साल के एंड में 8 लाख दिख रही है, तो भाई कितने लाख का इशू किया है, 3 लाख का आपने इशू किया है भाई। पहले अब मान लो कि लोन है, ये इसको लोन मान लो, मेरे सर पे पहले 5 लाख का लोन था, अब 8 लाख का लोन है, तुम मुझसे क्या बोलोगे, तुम बोलोगे भाई 30 लाख, 3 लाख का और लोन ले लिया। पहले तो तेरे पे 5 लाख का लोन था, अब तेरे पे 8 लाख का लोन है, किससे लिया, तो 3 लाख का लोन।
समझ रहे हो? और पैसा आ रहा है, 3 लाख का लोन ले रहे हैं तो पैसा आ रहा है तो प्लस करेंगे, लोन टेकन किस एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, लोन टेकन, ये प्लस होगा फाइनेंसिंग में, जबकि रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और लोन रिपेड ये फाइनेंसिंग से क्या होगा? माइनस होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो क्लास ये प्लस होगा, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है मतलब पैसा हमारे पास आ रहा है, तभी तो बैंक का नेगेटिव बैलेंस बनता चला जा रहा है, ठीक है। और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है तो इसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव लिमिट, तो बैंक का नेगेटिव लिमिट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे पास बैंक से पैसा आ रहा है। 5 लाख का था, 1 लाख और निकाल लिया, 6 लाख निकाल लिया, तो 1 लाख और निकाल लिया, 7 लाख निकाल लिया, तो बैंक हमारा अमाउंट जो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है ना वो बढ़ाता चला जाएगा। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ रहा है तो वो प्लस क्योंकि पैसा आ रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस घट रहा है तो माइनस क्योंकि पैसा जा रहा है। इसके अलावा क्लास, इसके अलावा इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, जो भी आपने इंटरेस्ट पेड किया, जो भी आपने ये डिविडेंड पेड के नीचे ना पीवाई लिख दो, प्रीवियस ईयर, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, डिविडेंड पेड के पास मैं बताऊं आगे चल के क्यों। तो जो भी इंटरेस्ट पे किया, तो पे किस पे किया जाता है? लोन पे, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करते हैं तो फाइनेंसिंग से माइनस। इसके अलावा आपने शेयर्स चैप्टर पढ़ रखा है, तो शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग का पार्ट है, और शेयर कैपिटल पे जो प्रीमियम हम लेते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम ना, जो एक्स्ट्रा पैसा है, वो भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और डिक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम, इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पैसा आ रहा है प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। ये बहुत एबनॉर्मल है कि आपको ये चीज पूछा जाए डिक्रीज वाला, तो बहुत रेयर पूछा आता है, बट हाँ एक क्वेश्चन में जरूर दिखाऊंगा करके आपको। फिर इन सबको यहाँ लिखना है डिटेल्स के अंदर ऐड करके बाहर लिखना है। प्लस में आएगा तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम, और माइनस में आया तो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो 3 एक्टिविटीज आपके पास हैं, मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से लर्न कराता हूं सो दैट आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहे। ये है आपका ऑपरेटिंग, ये है इन्वेस्टिंग, ये है फाइनेंसिंग, डी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जो इन्वेस्टिंग, इसके अंदर क्या आता है? फिक्स एसेट्स का खरीदना बेचना, इन्वेस्टमेंट का खरीदना बेचना, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, और गुडविल का परचेज। गुडविल परचेज माइनस होगा, बाकी कोई चीज बेचा है तो पैसा आएगा प्लस, खरीदा है तो पैसा जाएगा माइनस, डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, पैसा आएगा प्लस। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल, समझ गया आप। दूसरा है क्लास इन्वेस्टिंग के बाद फाइनेंसिंग, शेयर डिबेंचर्स लोन। शेयर डिबेंचर लोन अगर आपने क्लास इशू किया तो प्लस, लोन लिया तो प्लस, रीपे किया तो माइनस, लोन की रीपेमेंट की, डिबेंचर्स रिडीम किया तो माइनस। और इन सब पे जो भी इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड करोगे वो क्या होगा क्लास? क्योंकि पैसा जा रहा है माइनस। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा तो प्लस, बैंक ओवरड्राफ्ट घटेगा तो माइनस। ऐसे लिख लिख के खुद से बातें करोगे, खुद को समझाओगे, रिवाइज करोगे ना, डेफिनेटली क्लास आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से। तो ये देखो आधा आपको लर्न हो गया। अब चलते हैं क्लास डी, लेकिन डी समझने से, हाँ पहले डी समझ लेते हैं चलो, फिर हमारा सिर्फ ऑपरेटिंग बचेगा, उसे खत्म कर लेंगे और फिर एडिशनल पॉइंट पढ़ लेंगे कुछ खास खास, हमारा पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा चैप्टर, सॉरी चैप्टर नहीं, फॉर्मेट फिनिश होगा। फिर हम आगे उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले धीरे धीरे 1 से 2 दिन तुम्हें क्वेश्चंस को समझने में लगेगा, एडजस्ट करने लगेगा, लेकिन मानो तीसरे दिन तुम पूरा का पूरे क्वेश्चन खुद बना लोगे, ऐसा है। तो मैं बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, अभी तक मैं एक भी क्वेश्चन पे नहीं पहुंचा हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना, ये आंसर्स को मैच करने का, चेक करने का तरीका होता है। कैसे करते हैं? ए मतलब ऑपरेटिंग का आंसर, बी मतलब इन्वेस्टिंग का आंसर, और सी मतलब होता है फाइनेंसिंग का आंसर, जो भी फाइनेंसिंग का आंसर आएगा वो। तो इन तीनों को ऐड कर दो समझना ध्यान से, ऑपरेटिंग का आंसर, इन्वेस्टिंग का आंसर, फाइनेंसिंग का आंसर, तीनों के आंसर्स को ऐड कर दो। फिर इसमें 2 चीजें ऐड करनी है बैलेंस शीट से, ओपनिंग का कैश बैलेंस, ओपनिंग का बैंक बैलेंस, दोनों या कोई एक अगर हो। ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट 90 डेज के लिए इन जनरल किया जाता है। तो ओपनिंग का कैश बैंक, ओपनिंग का मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये दोनों है क्या? करंट एसेट्स, ठीक है। तो इनको ओपनिंग ऐड करोगे एबीसी के अंदर, फिर जो भी सम आएगा निकल कर, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख 50,000, 10,000, जो भी आएगा वो क्लोजिंग कैश एंड बैंक, क्लोजिंग का कैश, क्लोजिंग का बैंक और क्लोजिंग का मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन 3 के सम के बराबर आएगा वो फिगर। समझ गए? ऑपरेटिंग का आंसर, इन्वेस्टिंग का आंसर, फाइनेंसिंग का आंसर ऐड कर दो। ओपनिंग का कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, आईबीएम, सॉरी सीबीएम, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी, इसका ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग समझते हो ना, ओपनिंग शुरुआत का बैलेंस जो है वो आप प्लस कर दो। और वो प्लस करना जो फिगर आएगा ना, अगर वो क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक और क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी तीनों के बराबर आ रहा है, तीनों के सम के बराबर आया, इसका मतलब क्वेश्चन 100% सही है, कोई गलती क्वेश्चन के अंदर नहीं है, राइट।
तो समझ आ गया। अब सवाल ये रहेगा सर, अगर मान लो बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग का बैंक है ही नहीं, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश प्लस ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सर अगर बैलेंस शीट में मार्केटेबल सिक्योरिटी ही नहीं है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश प्लस ओपनिंग बैंक इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग बैंक। सर अगर बैंक भी नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश। ए प्लस बी प्लस आ गया मान लो -7, ओपनिंग कैश आ गया जो है वो आ गया 15, ओपनिंग कैश मान लो 15 दे रखा है, तो क्लोजिंग कैश पक्की बात है 8 के बराबर होगा। अगर 8 के बराबर है बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है तो क्वेश्चन सही है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत। सर ये तीनों ही ना हो तो यार ऐसा तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर, कैश बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटी तीनों में से कोई एक दो या तीनों हो सकता है। ओके चलो, तो ये हमने अभी ऑपरेटिंग छोड़कर इन्वेस्टिंग का पूरा फॉर्मेट लर्न कर लिया, फाइनेंसिंग का पूरा फॉर्मेट लर्न कर लिया और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को समझ लिया। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश प्लस ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस ओपनिंग बैंक, कैश बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटी, सीबीएम कैश बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सॉरी, चलते हैं। अब सबसे पहले ऑपरेटिंग का फॉर्मेट देखते हैं कितना बड़ा। देखो किसी भी चीज को लर्न करने के टेक्निक सिखा रहा हूं, आज सीख के जाओगे, बहुत फायदा होगा आगे, पूरे आगे के कोई भी एग्जामिनेशन में बहुत फायदा होगा, क्लास हायर स्टडीज में भी। तो इसके अंदर ना जो यहां से लेकर यहां तक है और फिर यहां तक है, टैक्स पेड ये रहा यहां तक, तो हमें काम करते हैं ना, हम इसको तोड़ देते हैं और छोटे छोटे पोर्शन में इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, यहीं तक है बस, ठीक है। ये ऑपरेटिंग का आंसर होता है ए बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले इतना, इसको टिप, आप जरूर कभी ना कभी लाइफ में टिप दिया होगा आप लोगों ने, राइट। आप टैक्सी वाले को या टूर गाइड को या फिर आपने किसी छोटे बच्चे को या फिर क्लास वेटर को या फिर क्लास बटलर को आपने टिप दिया होगा, राइट। तो वही टिप है, टिप याद करो, टिप। लेकिन आप बहुत अमीर हो, आप एक्स्ट्रा टिप देते हो, तो ये टिप पी पी, टिप पी, टिप पी, मतलब भर भर कर टिप पिलाते हो, ऐसा समझ लो मजाक में, ताकि वो याद रहे, है ना। तो ये हो गया टिप, TIP, टिप पी, कि भाई टिप भी टिप दे रहे हो, भाई अमीर आदमी हो, 1000 का खाना खाया और 500 का आपने टिप दे दिया, इस तरीके से याद कर लो। तो जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है नेट प्रॉफिट, जिसको सरप्लस बोलते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अगर करंट ईयर में 5 लाख का सरप्लस है, पिछले साल मान लो 3 लाख का सरप्लस है, तो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटाओगे तो इस साल का जो क्लास आपको अमाउंट दिखेगा सरप्लस का, नेट प्रॉफिट का, वो 2 लाख का दिखेगा। इसी 2 लाख में हमें नीचे सारी चीजें प्लस माइनस करनी होती है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा फॉर्मेट है इसका। तो नेट प्रॉफिट सरप्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, कितना अमाउंट आ गया आपका, 2 लाख रुपीस। अब इसमें टिप ऐड करेंगे, टिप का मतलब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना पैसा डाला वो कैसे पता चलेगा, बैलेंस शीट के अंदर लिखा होगा जनरल रिजर्व, ये है करंट ईयर प्रीवियस ईयर, पहले था 2 लाख अब हो गया 4 लाख, तो पहले 2 लाख था अब 4 लाख हो गया, तो कितने लाख रुपए डाला, 2 लाख रुपए डाला सर, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आ गया 2 लाख। सर ये पलट दोगे तो फिगर माइनस का 2 लाख आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया वो आता है ना, टिप, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इंटरिम डिविडेंड, जनरली इस साल जो भी धंधा हुआ है, काम हुआ है, इसका इस साल का डिविडेंड आपको अगले साल मिलेगा, है ना। इस साल का प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट का एक हिस्सा बांटा जाता है, उसको अगले साल दिया जाता है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। प्रॉफिट का एक हिस्सा जो जनता को बांटा जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। लेकिन इंटरिम डिविडेंड कुछ ऐसा डिविडेंड होता है ना जो इसी साल प्रपोज होगा, इसी साल पेड होगा। बच्चों आपको पता है डिविडेंड 3 स्टेज से होकर निकलता है। कंपनी जो प्रॉफिट्स कमाती है ना उसको शेयर होल्डर में बांटती है, प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा टैक्स देने के बाद अपने पास रिटेन करने के बाद बांटती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा बांटने के लिए कंपनी को 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले डिविडेंड को प्रपोज किया जाता है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, कंपनी के BODs, तो वो प्रपोज करते हैं कितना प्रॉफिट का कितना हिस्सा हम बांटेंगे। फिर एक साल में मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, AGM। उस साल की मीटिंग में शेयर होल्डर्स आते हैं, उनके सामने बताया जाता है हमें इतना डिविडेंड देने वाले हैं, तो बताओ कौन कौन मंजूर कर रहा है इसको, है ना, मीटिंग में फाइनलाइज कर रहा है। तो जो मेंबर बैठे होते हैं, शेयर होल्डर्स बैठे होते हैं, उनके पास पावर नहीं है कि उसे बढ़ा सके, कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। जो प्रस्ताव रखा है जो डायरेक्टर्स ने, तो बढ़ाएगा कोई सकता नहीं, कम आप करना नहीं चाहोगे, तो जो प्रपोज होता है वही डिक्लेयर हो जाता है AGM में। डिक्लेयर होने के 30 दिन के बाद वो पेड होता है शेयर होल्डर्स को, प्रपोज, डिक्लेयर और पेड। तो इसमें टाइम लग जाता है कि अगले साल तक पहुंच जाता है। लेकिन इंटरिम डिविडेंड एक ऐसा डिविडेंड है जो इसी साल क्लास प्रपोज होता है और इसी साल पेड कर दिया जाता है। ये आपको बैलेंस शीट के हमेशा
नीचे मिलेगा, मतलब फुट नोट के बाद मिलेगा, बैलेंस शीट के अंदर कभी नहीं होता है। तो अगर ये आपको दे रखा है तो क्लास इसको भी आप क्या करोगे, प्लस करोगे, इंटरिम डिविडेंड। इसके अलावा साल भर का रेगुलर डिविडेंड, इसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। ध्यान रखना क्लास, क्या बोलते हैं क्लास, प्रपोज डिविडेंड, जो प्रस्ताव रखा है। और इसमें ये भी आपको हमेशा बैलेंस शीट के नीचे मिलेगा। बैलेंस शीट के नीचे अगर 2 साल का फिगर गिवन है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, तो आपको पिछले साल का ही लेना है। प्रपोज डिविडेंड किसका लेना है, पिछले साल का, इस साल का नहीं, पिछले साल का। प्रोविजन फॉर टैक्स किसका लेना है, करंट ईयर का। अगर बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है आपको, तो आपको कौन सा बैलेंस लेना है, करंट ईयर का बैलेंस लेना है। वो धीरे धीरे क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाएगी। बस आप ये जो नाम है ना वो याद रखो, टिप, ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रपोज डिविडेंड किसका, प्रीवियस ईयर का, प्रोविजन फॉर टैक्स किसका, करंट ईयर का। इन सबको जोड़ेंगे तो जो आएगा हमारे पास वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये पहली चीज है। तो तुम घर पे इतने पोर्शन को लिख लिख के, निमोनिक को टिप, TIPP, इसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, 1-2 बार 10 मिनट लगेगा अच्छे से, 10 मिनट में तुम्हारा इतना पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर 20 मिनट में इतना, और फिर 30 मिनट में इतना, यानी आधे घंटे के अंदर तुम्हें क्लास ये फॉर्मेट पूरा याद हो जाएगा। तुम बोर्ड्स में भूलोगे नहीं। ये सेम चीज CUET में भी आएगा, सेम चीज BCom में भी आएगा, सेम चीज CA में भी आएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा क्लास, बिल्कुल CA फाइनल तक भी नहीं छोड़ेगा। या BCom भी कर रहे हो तो BCom में भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सब पूछा जाएगा, और 16-16 नंबर के सवाल बनते हैं इससे। तो बहुत बड़े बड़े सवाल बनते हैं। अभी तो छोटे सवाल करोगे, तो अगर यहाँ बेस खराब कर दिया ना तो आगे मजा नहीं आएगा फिर। ठीक है, चलो। तो ऑपरेटिंग तुमको याद करा दिया मैंने फिलहाल के लिए, है ना। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, कितना ट्रांसफर हुआ। इंटरिम डिविडेंड, इसमें करंट प्रीवियस नहीं लिख रहा क्योंकि एक ही फिगर होता है जो बैलेंस शीट के नीचे होता है। और ये फॉर्मेट में सब चीज है, पेपर में इसका आधा भी नहीं आता, आधा का आधा आता है, 25%। प्रपोज डिविडेंड और करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, इनको ऐड करके आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ठीक है, इनको ऐड करके ये आ गया। अच्छा, अब इसमें फिर हम क्या करेंगे, ग्लिड, हम प्लस करेंगे ग्लिड। क्या प्लस करेंगे, ग्लिड। ठीक है, क्या प्लस करेंगे क्लास, ग्लिड। ध्यान रखना, ग्लिड, LID, ग्लिड। तो क्या क्या प्लस करेंगे, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब कम हो रहा है, लाइक गुडविल पहले 5 लाख का था, अब 3 लाख का हो गया, तो कितना कम हो गया, 2 लाख, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस हम यहाँ पे ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर आपने किसी एसेट्स को बेचा, उस पर कोई लॉस हो गया, किसी इन्वेस्टमेंट को बेचा, उस पर कोई लॉस हो गया, तो वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। और लास्ट में डेप्रीशिएशन साल भर में जो लगा है वो हम लोग ऐड करेंगे। अगर आपको याद हो, मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स बनाना सिखाया था, उसमें डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर आया था एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट के अंदर। वही डेप्रीशिएशन क्लास आप यहाँ क्या करोगे, प्लस कर दोगे। इसको नॉन कैश आइटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन कैश आइटम। कोई पैसा आता जाता नहीं है, बस रिकॉर्ड करने के लिए होता है, नॉन कैश आइटम। ग्लिड, G फॉर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ। ग्लिड, L फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, I से इंटरेस्ट एक्सपेंस, लोन पे, डिबेंचर्स पे जो भी इंटरेस्ट का खर्चा बन रहा है, नॉट कमाई, ओनली एक्सपेंसेस। फिर D, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर। बताओ, ग्लिड याद हुआ, पहला टिप P, फिर दूसरा क्या है, ग्लिड। हो सके ना एक कोई बच्चा लिखना, कमेंट पे पिन करूंगा उस बच्चे को। आपकी चैटिंग तो मस्त है ही, एक बार लिखना कमेंट सेक्शन में ग्लिड वगैरह की फुल फॉर्म वगैरह, आपको वो रिपीट होगा, आपको याद हो जाएगा, भूलोगे भी नहीं। अच्छा सुनो, लास्ट की 2 चीजों को रिपीट करना है। कैसे, इंटरेस्ट एक्सपेंस को आपने तो प्लस किया है, तो इंटरेस्ट इनकम को क्या करोगे आप, माइनस करोगे। लॉस ऑन सेल को आपने प्लस किया और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट को माइनस करोगे। इसका रीजन क्लास में आपको आगे चल के बताऊंगा या अगली क्लास में बताऊंगा। तो आप एक बार मुझे बताना कितने बच्चों को इसका आंसर पता है, राइट। पता है तो रीजन जो है वो लिखना। आप टीचर ने आप बताया होगा कि क्यों लॉस को क्यों प्लस करते हैं यार, लॉस तो माइनस वाली चीज है, क्यों प्लस करते हैं। गेन तो प्लस वाली चीज है, क्यों माइनस करते हैं, उसको उल्टा क्यों करते हैं। तो ये ध्यान रखना। ग्लिड, GLID, G फॉर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, L फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, I फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस, D फॉर डेप्रीशिएशन। अब आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को प्लस किया है तो इंटरेस्ट इनकम अगर क्वेश्चन में हो तो माइनस करोगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट को प्लस किया है तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट को आप माइनस करोगे। उसके बाद जो आएगा उसको हम नाम देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बताओ, याद हुआ, टिप P, ग्लिड, और लास्ट में इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर प्लस है तो इनकम माइनस, लॉस प्लस है तो गेन माइनस। ये सारा आपका क्लास हो गया। एट द एंड ये जो आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, इंक्रीज इन करंट असेट को प्लस करना है, सॉरी करंट लायबिलिटी को ध्यान रखना, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, ठीक है, और करंट असेट घटेगा तो प्लस। इससे पहले दिमाग में सेट करो,
करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है, अगर आपका करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, तो मतलब पैसा आ रहा है आपके पास, आप पैसा यूज नहीं कर रहे, बस उधार ली जा रहे हो सामान को, तो प्लस। और करंट एसेट अगर घट रहा है तो भी प्लस करो, सॉरी करंट लायबिलिटी क्या हो रहा है क्लास, बढ़ रहा है तो प्लस, और करंट एसेट घट रहा है तो प्लस करोगे। करंट एसेट कैसे घटेगा, क्रेडिटर डेटर्स की पेमेंट, अगर आपने डेटर से पैसा ले लिया तो घटे, तो पैसा ले लिया तो आपके पास पैसा आ गया ना, प्लस। भाई डेटर आर करंट एसेट, मेरे पास 5 लाख के डेटर्स है, उन्होंने मेरे को पैसा दे दिया तो डेटर मेरे खत्म हो गए, तो पैसा आया और करंट एसेट खत्म हो गया, इसीलिए क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। तो बस आप इतना ध्यान रखो, इधर 4 चीज। और उसके बाद देखो, करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो प्लस, और करंट एसेट घट रहा है तो प्लस। अब अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो प्लस होगा, तो करंट लायबिलिटी घटेगा तो क्या होगा, माइनस। करंट एसेट घट रहा है तो प्लस होगा, तो करंट एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये 4 चीजें हैं बस, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट, ये क्या है आपका ऐड। और इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये क्या होगा क्लास, माइनस। और फिर लास्ट में एक चीज और माइनस करनी है, वो है टैक्स पेड, वो भी किस साल का, पिछले साल का। पिछले साल जो आपने प्रोविजन बनाया होगा, उस अमाउंट को हम इस साल पेड करेंगे। मेरे को इस महीने जो सैलरी मिल रही है वो पिछले महीने काम करने की सैलरी है, पिछले महीने जो मैंने काम किया ना उसकी सैलरी मुझे इस महीने मिलेगी, सेम महीने में सैलरी नहीं मिलती। पूछ है ना, आपके घर वालों को सैलरी 1 तारीख को मिलती होगी, 7 तारीख को, 10 तारीख को मिलती होगी, तो वो पिछले महीने पूरा काम किया था, उसकी सैलरी इस महीने 1 तारीख को, 7 तारीख को, 10 तारीख को मिलती है। तो जो पिछले साल प्रपोज किया था हमने, उसका क्या किया, इस बार पेमेंट कर दिया टैक्स पेड। टैक्स पेड जैसे ही माइनस करोगे तो खत्म हो गया, ये आ गया नेट कैश फ्लो। आंसर प्लस में आया तो, आंसर माइनस में आया तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग का आंसर। समझे बात को। एक ही चीज याद करो, मुझे एक ही चीज याद है, सच बताऊं तो देखो, मैं मतलब एक ही चीज मुझे आज भी याद है, क्या, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस होगा, बस मुझे एक ही चीज याद है। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगा प्लस होगा, तो करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस होगा, सिंपल सी बात है। अगर करंट लायबिलिटी का बढ़ना प्लस है तो करंट एसेट का घटना प्लस होगा, बिकॉज करंट लायबिलिटी इज द अपोजिट ऑफ करंट एसेट, तो उसका घटना प्लस होगा। और अगर करंट एसेट का घटना प्लस है तो करंट एसेट का बढ़ना क्या होगा, माइनस होगा। तो ये चारों देखो याद हो गया कि नहीं हो गया। लिखो लिखो फटाफट लिखो इसको। डन हो गया यहां तक, लिख लो इसको वीडियो पॉज करके। तो ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड डन। पूरा का पूरा फॉर्मेट अच्छे से क्लास मैंने आपको करा दिया, राइट। अब ट्रीटमेंट ऑफ सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट दो दो जगह हुआ है, मैं वो आपको लिखवा रहा हूं, और आप एक एक करके हर चीज को अच्छे से समझना कि वो कौन कौन सी चीज है जो दो जगह इंपैक्ट डालती है, जहां पे दो जगह क्लास शो किया जाता है उसको। तो सबसे पहला है स्पेशल केस, जहां पे दो एक्टिविटी में जाता है, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड या इंटरिम डिविडेंड पेड। अगर ये क्लास, ये सब ना एडिशनल पॉइंट में नीचे ही लिखा रहता है। तो इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग से तो माइनस होगा, लेकिन ऑपरेटिंग में क्या होगा, सेम फिगर ऑपरेटिंग में प्लस होगा। तो इंटरेस्ट पेड के नाम से फाइनेंसिंग में माइनस करोगे, और इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से ऑपरेटिंग में प्लस करोगे। अगर वो डिविडेंड है तो डिविडेंड पेड के नाम से फाइनेंसिंग में माइनस करोगे, और वो और ऑपरेटिंग में प्रपोज डिविडेंड के नाम से क्या करोगे, उसको प्लस करोगे। और डिविडेंड हमेशा क्लास माइनस किस ईयर का होता है, प्रीवियस ईयर का, और प्लस भी किसी का होगा, प्रीवियस ईयर। यानी कि डिविडेंड इकलौता ऐसा आइटम है कि उसको सिर्फ प्लस माइनस करते हैं, नेट इफेक्ट जीरो। उसको ऑपरेटिंग में प्लस करते हो, सेम फिगर को फाइनेंसिंग के अंदर आगे क्या करते हो आप, माइनस करते हो, फाइनेंसिंग से माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस। तो ध्यान रखना, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, ऑपरेटिंग में क्या होता है, प्लस, और फाइनेंसिंग से क्या होता है, माइनस। मेरी बात समझ गए। और डिविडेंड किस ईयर का प्लस माइनस होता है, प्रीवियस ईयर का। और इंटरेस्ट वगैरह तो एक ही फिगर रहता है बैलेंस शीट के नीचे, इंटरेस्ट पेड 10,000, तो ये 10,000 आप ऑपरेटिंग में प्लस भी करोगे, और यही सेम 10,000 आप फाइनेंसिंग से माइनस भी करोगे, ये आप ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव। अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, देखो वो था इंटरेस्ट पेड, राइट, वो क्या था, इंटरेस्ट पेड। लेकिन ये जो है, ये इंटरेस्ट रिसीव है, कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मिलता किस पे है, इन्वेस्टमेंट पे। तो एडिशनल पॉइंट में क्लास लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव, ये एडिशनल पॉइंट में लिखा होगा, बैलेंस शीट के अंदर कभी नहीं होगा। तो रिसीव हुआ है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करोगे, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करोगे, इंटरेस्ट इनकम के नाम से माइनस करोगे। अब मैं तुम्हें ये दोनों चीजें दिखाता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि दो दो जगह कहां गया है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो सबसे पहले आते हैं क्लास इंटरेस्ट पेड की। देखो ये रहा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग में देखो लिखा होगा यहाँ पे इंटरेस्ट पेड, ठीक है। ये इंटरेस्ट पेड, सेम फिगर जो है ऑपरेटिंग में आप ऐड करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से, सेम फिगर ऑपरेटिंग में देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से आपने क्या किया, इसको ऐड कर लिया है।
दो जगह हो गया, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब आते हैं इंटरेस्ट इनकम की, तो इंटरेस्ट इनकम ऑपरेटिंग में क्या होता है क्लास, माइनस, देखो लेस इंटरेस्ट इनकम। लेकिन इन्वेस्टिंग में ये क्या हो रहा है क्लास, प्लस हो रहा है। तो देखो आप इन्वेस्टिंग में प्लस हो रहा होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट रिसीव, ये देखो आपको क्लास ये प्लस हो रहा है, ठीक है। अब डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग से माइनस होता है, देखो ये रहा फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग देखो डिविडेंड पेड कहीं ना कहीं दिखेगा आपको, डिविडेंड पेड ये माइनस हो रहा है, ठीक है। किस ईयर का, प्रीवियस ईयर का, नीचे अगर लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर तो प्रीवियस ईयर का लेना, और खाली लिखा है तो फिर तो वही लेना है आपको। और प्रपोज डिविडेंड देखो ऑपरेटिंग में यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड आपको ऐड करना है। देखो ऐसी बैलेंस शीट दी होगी, नीचे लिखा होगा डिविडेंड पेड 500, तो सेम फिगर है, प्लस करो और माइनस करो। लेकिन लिखा रहेगा करंट ईयर का 500, प्रीवियस ईयर का 250, तो प्रीवियस ईयर का जो है फिर उसको क्या करना है आपने, यहाँ पे प्लस करना है ऑपरेटिंग में, और फाइनेंसिंग में क्या करना है आपको, डिविडेंड पेड माइनस करना है। सेम फिगर, प्रीवियस ईयर वाला फिगर, राइट। अभी लग रहा होगा सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यकीन मानो फॉर्मेट अगर लर्न कर लिया ना, सिर्फ एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, तीसरे से आप खुद बना लोगे सवाल और आपके आंसर मैच होने लगेंगे। ये फॉर्मेट बहुत बड़ा है, पेपर में इतना सा क्वेश्चन आता है, फॉर्मेट इतना बड़ा होता है, फॉर्मेट में हर चीज लिखी रहती है, पेपर में इतना सा आता है, थोड़ी सी चीज लिखी रहती है, ठीक है। नाउ ये आपने समझ लेना क्लास, ये सारी चीज दिखा भी दिया बैलेंस शीट में। अब आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। तो अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो बैलेंस शीट में तो 2 साल का आता है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अगर अंदर गिवन है तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ऑपरेटिंग में प्लस होगा। जो करंट ईयर का होता है ना, जो करंट ईयर का फिगर होगा उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा। प्रीवियस ईयर का जो फिगर होता है उसको बोलते हैं टैक्स पेड, और वो ऑपरेटिंग से ही माइनस होगा। दिखाता हूं, देखो देखो प्रोविजन फॉर टैक्स ना एक ऐसी चीज है जो ऑपरेटिंग में देखो यहाँ प्लस हुआ करंट ईयर का, और ऑपरेटिंग के अंदर ही लास्ट में देखना क्लास, ये देखो टैक्स पेड क्या हो गया, प्रीवियस ईयर का माइनस, ऑपरेटिंग में ही प्लस, ऑपरेटिंग माइनस में प्लस करंट ईयर का होता है, और माइनस किसका होता है, प्रीवियस ईयर का। बिकॉज करंट ईयर का जो प्रोविजन है वो बनेगा, और पिछले साल जो प्रोविजन बनाया था उसकी इस साल पेमेंट करेंगे, ये है उसमें बात, ठीक है। अच्छा, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट और बैलेंस शीट के अंदर भी है और एडिशनल पॉइंट में भी है, फिर क्या करोगे, इसको ले लेना क्लास, लिख लेना, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके। तो अगर बैलेंस शीट के अंदर है और नीचे भी एडिशनल पॉइंट दे रखा है, फिर तो आप अकाउंट बनाओगे प्रोविजन फॉर टैक्स का, और अकाउंट में जो पेड आएगा उसको ऑपरेटिंग से माइनस करोगे, और जो मेड निकल के आएगा उसको ऑपरेटिंग में प्लस करोगे। देखो मेड प्लस और पेड माइनस होता है, रूल इज वेरी क्लियर, मेड प्लस और पेड माइनस, रूल बहुत साफ है, मेड प्लस और पेड माइनस, ठीक है। लेकिन अगर आपने अकाउंट बनाया तो सीधा सीधा टू बैंक टैक्स पेड आता है, ऑपरेटिंग से माइनस कर देना, और जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है वो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। और बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है तो करंट ईयर का प्लस करोगे, प्रीवियस ईयर का माइनस करोगे। लेकिन अगर खाली एडिशनल पॉइंट में लिखा है टैक्स पेड 10,000, सिंपल, बैलेंस शीट के नीचे लिखा है टैक्स पेड 10,000, तो यार बिना प्रोविजन बनाए पेड कैसे कर दिया टैक्स, नहीं कर सकते ना, पहले प्रोविजन बनेगा फिर टैक्स की पेमेंट होगी। अगर पेमेंट 10,000 की हुई है तो प्रोविजन भी 10,000 का ही मानेंगे फिर, और कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, और बिना मेड के पेड हो नहीं सकता। तो इसीलिए अगर टैक्स आपने पेड किया 10,000 का, तो हम उसी 10,000 को ऑपरेटिंग में मेड के नाम से प्लस कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और ऑपरेटिंग के सबसे आखिरी में प्रोविजन टैक्स पेड के नाम से उसे माइनस कर देंगे। मतलब टैक्स पेड ऑपरेटिंग में सबसे ऊपर प्लस होता है, और जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, और जो टैक्स पेड है वो माइनस होता है। तो अगर टैक्स पेड 10,000 दे रखा है तो हम मानेंगे प्रोविजन जो बना होगा वो भी 10,000 का बना होगा, 10,000 प्लस 10,000 माइनस, ओके। नेक्स्ट, गुडविल, ये तो मैंने बता दिया, गुडविल पेटेंट है ना, इंटेंजिबल एसेट जो होता है। अगर परचेज है तो इन्वेस्टिंग से माइनस, राइट ऑफ है तो ऑपरेटिंग में प्लस। तो ऑपरेटिंग में ग्लिड में जी फॉर गुडविल राइट ऑफ था, और इन्वेस्टिंग के अंदर क्लास गुडविल परचेज को हम लोग माइनस दिखाते हैं, क्योंकि पैसा जाता है इसमें इसलिए माइनस, इसमें पैसा आ रहा है इसलिए इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और अगर कोई चीज बढ़ रही है तो आप खरीद रहे हो, और घट रहा है पहले से तो क्या कर रहे हो, आप राइट ऑफ कर रहे हो उसको, या बेच रहे हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट तो मैंने आज समझा दिया, लेकिन मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आपको 70-80% दिमाग में बैठेगा जब सवाल बनाओगे, तब वो इन चीज़ों का एप्लीकेशन जब नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे जब तक इन चीज़ों का, तब तक मज़ा नहीं आएगा। आप बाइक चलाने के बारे में कितना कॉपी पेन से सीखो, ये एक्सीलेटर है, ये गियर है, ये क्लच है, लेकिन जब आप बैठोगे नहीं, चलाओगे नहीं, तो समझ नहीं आएगा, लिंक नहीं करोगे। तो आज मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया है, आगे मैं इसकी क्लास एक एक करके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी मैंने आपको बताए, 5 के 5 पॉइंट्स, प्लीज़ उनको लर्न करके आना, और फॉर्मेट को लिख लिख के 4 बार 5 बार 6 बार भी लिखोगे ना अगर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करो, ऐसा सीखो
कि आगे कभी दोबारा भूलो ना। एक पेज में क्लास एक बार बिना किसी की हेल्प लिए पूरा फॉर्मेट बना के देखना 1 से 1.5 पेज के अंदर। पहले इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग में बता दिया, सबसे पहले टिप पी, फिर ग्लिड आ गया, फिर लास्ट में करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, और फिर लास्ट में टैक्स पेड, खत्म ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग का याद है, फाइनेंसिंग का याद है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, 3 चीज ऐड करेंगे, ओपनिंग का कैश, ओपनिंग का बैंक, ओपनिंग का मार्केटेबल सिक्योरिटी, और लास्ट में इन तीनों के सम के क्लोजिंग के बराबर आएगा। ये ओपनिंग था, लास्ट में क्लोजिंग, अगर बराबर आया तो आंसर सही, राइट। और आएगा जरूर देखना, ये तो मैंने बहुत कुछ डिटेल में बता दिया आपको, क्वेश्चन बहुत निक्के निक्के से आते हैं, ठीक है। तो यहीं तक पढ़ के आना। अगली क्लास में हम लोग जो है इसके सवाल बनाएंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बनाएंगे, और मैं 2 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, देखना मजा आएगा। और हर स्टेप के नंबर होते हैं, जितने स्टेप सही है ना आपके उतने नंबर मिलेंगे। ज़्यादातर बच्चों की गलती ऑपरेटिंग में होती है, तो एक आध नंबर कट सकता है, लेकिन पेपर में बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, मैं एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, भरोसा रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, से याद करके आना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।